मतलब किस तरीके की एनर्जी, एनर्जी जानते हो ना, ऊर्जा, ऊर्जा के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बात कर रहे हैं। तो भैया ऊर्जा के बिहाफ पे बेसिकली दो टाइप में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल बेसिकली कौन सा, जिसको आप भैया फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली क्या कर सके हो, रिन्यू कर सके हो। फिजिकली मतलब किसे, कि भैया कोई सा मैटर है उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बट आप उसको वापस से क्या कर सको, फिजिकली उसको वापस से क्या करो, रीट्रांसफॉर्म करके उसको वापस से अपने लिए क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, जैसे कि कागज है, कागज को मोड़ मार दिया और मोड़ मार करके तुमने बेसिकली क्या कर लिया, वापस से अपने हिसाब से यूज कर लिया, सही करके, ठीक है ना, यूज कर लिया। तो भैया इस तरीके की जो बेसिकली क्या मटेरियल्स हैं, यहाँ पे हमने सिंपल जो एनर्जी के मटेरियल्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हो भैया, अपने पर्पस के रिगार्डिंग, अपने नीड्स के रिगार्डिंग फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो उन रिसोर्सेज को भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है भैया, एग्जाम्पल के अंदर सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, वाटर आ गया, फॉरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया। समझे बचवा? कोई डाउट है? कोनो सर? ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, these occurs over very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. भैया जो वो resources जो बेसिकली क्या लंबे टाइम तक है और जिनको वापस से कम टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिन्यू नहीं कर सकते हो, तो उन रिसोर्सेज को बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। अब भैया देखो, ये रिसोर्सेज भी रिन्यूएबल हो सकते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल किससे बनता है, जमीन के अंदर क्या फवारा रहता है, यूं निकलता फटे करके, बनता किससे है, फॉसिल क्या होता है, पेट्रोल बनता किससे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मैटर, या ममता बोल रहे हो? हाँ भैया, पेट्रोल किससे बनता है, अरे केमिकल कंसिस्टेंसी नहीं पूछ, जो आपका पेट्रोलियम होता है ना बच्चा लोग, वो डेड एंड डिकिंग बॉडी से बनता है। डेड एंड डिकिंग बॉडी समझते हो क्या मतलब, जो आपका शरीर है ना, जो नश्वर है, ठीक है ना, ये नश्वर हो गया भैया, गायब नहीं होता है, सराउंडिंग के अंदर इसका फॉर्म स्टेट चेंज होता है, ठीक है ना। तो भैया आपका शरीर वापस से किसी और नए रूप में क्या होता है, इस धरती पे आता है, बट लंबे टाइम बाद आता है। तो इट कैन बी रिन्यूएबल, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द एनर्जी इट कैन नॉट बी रिन्यूएबल, ठीक है ना। यहाँ पे हम एनर्जी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एनर्जी मतलब समझते ना, ऊर्जा, तो ऊर्जा के रिगार्डिंग तो तुम्हारा शरीर नश्वर हो गया है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग तुम नॉन रिन्यूएबल हो। बट यदि प्रकृति के अकॉर्डिंग देखो तो तुम रिन्यूएबल हो। किस तरीके से, तुम मरोगे, तुम्हारा शरीर यहीं जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, फिर जमीन से क्या होगा भैया, हजारों साल तक जमीन के अंदर तुम बहुत सारी लाशों से, एक तरीके से मतलब बहुत सारी लाशें तुम्हारे ऊपर और रहेंगी, मछली की, मगरमच्छ की, जिसकी भी होगी, उसके साथ मिलकर तुम क्या करोगे, एक तरीके से बहुत ज्यादा डेड एंड डिकिंग क्या होगा, तुम्हारे पूरे शरीर एक तरीके से खत्म होगा। फिर तुम्हारे शरीर का क्या होगा, कन्वर्शन होगा, सॉइल तुम्हारे ऊपर एक तरीके से इतना केमिकल रिएक्शंस करेगा कि तुम एक तरीके से क्या हो जाओगे, कार्बन फ्यूल के रूप में क्या हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे। फिर कोई बंदा आएगा, खच से पाइप डालेगा, तुम्हें खच से निकालेगा, खच से निकाल के किसी सीएनजी गाड़ी में ठोक देगा, किसी पेट्रोलियम गाड़ी में ठोक देगा, तुम किसी रोल्स रॉयस की कार में पेट्रोल बन के घूमोगे, फिर वहां तुम चलोगे, फिर सराउंडिंग के अंदर जाओगे, फिर सराउंडिंग के अंदर जाओगे तो भैया तुम वेपर में बन के बादलों में घूमोगे, हवाई जहाज की सैर करोगे, वहां से फिर फट से करके पानी भर के नीचे गिरोगे, फिर वही पानी में बेसिकली तुम जाओगे तो भैया एक प्लांट उगेगा, वो प्लांट में तुम बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, तो तुम्हारा अंश क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, फिर वो प्लांट कोई खाएगा, फिर वो कोई प्लांट खाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो कोई पर्सन होगा, फिर उसके आगे जाके शादी होगी तो फिर तुम्हारा वापस से रिप्रोडक्शन होगा, है कि नहीं? रिन्यूएबल हुए कि नहीं तुम, हुए कि नहीं? तो बेटा रिन्यूएबल तो तुम हो, तो अपने आप को बेटा कम मत आना कि तुम नॉन रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल तो तुम बहुत हो, ठीक है ना। बट ना अब बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी के बिहाफ पे, मतलब क्या, ऊर्जा के बिहाफ पे। तो एनर्जी के बिहाफ पे तो तुम कुछ रिन्यूएबल तो हो ही नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया देखो, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक लिमिट अमाउंट में, जितना लोग मरेंगे उतना पेट्रोलियम क्या होगा भैया, जनरेट होगा। बट जनरेशन ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, नियर अबाउट 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000, 20,000 साल बाद क्या होते हैं, पेट्रोलियम क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ जितने भी बेसिकली पेट्रोलियम एरियाज है वो बेसिकली कहाँ, गल्फ कंट्रीज के आसपास है, है ना। गल्फ कंट्रीज कौन सी रीजन, हाँ उस्मानगर, पाकिस्तान कौन सी गल्फ कंट्री है यार, पागल है क्या, साउथ अरेबिया, बड़ा दिल मत तोड़ो। मिश्रा जी नाम बोलिए,
यूरोप, अरे देवी बस कर बस कर। सऊदी अरेबिया, बस एक ने सऊदी बोला, चलो सऊदी अरेबिया। दुबई, अरे यहाँ इधर देखो, सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, इराक हो गया। ये जो कंट्रीज है ना बच्चा लोग, यहाँ पे आप देखते हो रेत वेत होती है। दुबई में देखा होगा, ठीक है ना, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा ना, बुर्ज खलीफा कहाँ पे, रेती में है ना। तो भैया यहाँ पे रेत क्यों है, कभी सोचा नहीं? हाँ, यहाँ पे रेत क्यों? यहाँ पे पेट्रोलियम के रिसोर्सेज इतने ज्यादा मिल क्यों जाते हैं इन्हें? आज के जो सऊदी अरेबिया के शेख हैं, ईरान के जो ये लोग हैं शेख हैं, सुन्नी और ये शिया जो बेसिकली कम्युनिटी है, ये अपना देश चलाती कैसे हैं? इनके आसपास तो रेत ही रहते हैं, एग्रीकल्चर कोई रिसोर्स ही नहीं है, रेत पे फसल वैसे भी कम होती है ना। तो ये कमाते किससे हैं? ये कमाते पेट्रोल से। अब पेट्रोल इनके पास कहाँ से आया? उन्होंने मार मार के थोड़ी ना गड़ा होगा, मर पेट्रोल चाहिए ले, कितने मरेंगे? एक बात बताओ, आज के टाइम पे इंडिया से ज्यादा किसी की पॉपुलेशन नहीं है ना। अरे चाइना बच्चा है अभी अब हमारे सामने, ठीक है। अगले आने वाले 2036 के अंदर हम उसके वैसे भी पेट्रोल का क्या दाम बढ़ रहा है, तो क्यों ना लोग को निपटा दें, है ना। तो भैया लोग मरेंगे, लोग को जमीन में गाड़ेंगे, पेट्रोल भर भर के नीचे आएगा, ऊपर आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वाई, व्हाट्स द रीजन? है कि ना, सही है ना? लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों? तुम्हें पता है अर्थ पे लैंड एरिया कितना परसेंट है? 71 है, 29। अर्थ पे लैंड परसेंट कितना है? 29। ठीक है। और सी परसेंट कितना है? 71। तो मुझे ये बताओ पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होगी? अब बोलोगे सी में कौन सी पॉपुलेशन होती है? आज के ना 4 फुट के बीच जाएगी तब तक व्हेल मछली जिंदा रहती है, ठीक है। भैया समुद्र जो है ना बहुत अभी अनएक्सप्लोरेबल है। समुद्र जो है ना भैया, उसके अंदर मछलियां पाई जाती हैं। तो भैया ये मछलियां जो होती हैं बेसिकली, इनका सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है। जो आपके गल्फ कंट्रीज में आप रेत देखते हो ना, वहाँ पे बेसिकली जब आप कभी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसके अंदर एक सेक्टर आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भैया किस तरीके से अर्थ का डिवाइड, अर्थ किस तरीके से बनी और किस तरीके से कॉन्टिनेंट टूटे। तो भैया यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जहाँ पे आपकी बेसिकली एशिया का जो आज रीजन है, तो वहाँ पे बेसिकली पहले क्या था, उस रीजन के अंदर समुद्र थे। तो समुद्र के कारण क्या हुआ भैया, टाइम के साथ साथ समुद्र एक तरीके से क्या हुआ, वेपराइज हो गए। तो भैया जो भी उनके सेडिमेंट्स और जो भी उनके क्या थे लिविंग बींग्स थे, वो एक तरीके से क्या हो गए, मर गए। तो मरे होने के बाद नियर अबाउट 4000, 6000, 8000, 10000 साल बाद यही मरे हुए मटेरियल क्या हुए, नीचे जाके क्या हो गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए। समझे? इंसान नहीं मरे भैया इतने, ठीक है ना। वहाँ पे मरे कौन से? मछलियाँ मरी है, पौधे मरे, एक्वेटिक प्लांट्स मरे, ठीक है ना। अब तुम पता लगे सर एक पेड़ का, तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं ना एक बबूल का पेड़ है ना उगाता हूँ, उसको काट के ना जमीन पर डाल देता हूँ, 4000 साल बाद वो 1 लीटर पेट्रोल देगा। ऐसा नहीं होता, पहले बता दो, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो भैया जो भैया आपके जितने भी क्या है वर्ल्ड के अंदर जो भी बेसिकली आपके समुद्र वाले एरिया होते हैं, और जिस एरिया पे कभी ना कभी समुद्र हुआ होता है, उस एरिया पे बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल से। जैसे कि कोस्टल एरिया हो गया, आपने कभी न्यूज में देखा होगा कि कोस्टल एरिया पे पेट्रोलियम निकाले जाते हैं ना। तो भैया समुद्र के अंदर ही क्यों निकाले जाते हैं, लैंड पे क्यों नहीं निकालते हैं? बोरिंग डाल के निकाल रहे हैं, देखा है कभी निकाला है बोरिंग डाल के? नहीं निकाला ना, क्योंकि भैया लैंड पे बेसिकली पेट्रोलियम की अमाउंट बहुत कम होती है। और कोस्टल लाइन पे क्यों होती है? क्योंकि भैया कोस्टल सी से कनेक्ट होता है, और सी के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारे जंतु मरते रहते हैं। कौन मर रहा है, कब मर रहा है, उसका एक तरीके से डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं बन रहा है ना। तो भैया बहुत ज्यादा अमाउंट में मरते हैं। पता लगे कल आज शार्क का मरना, चलो आज ऑक्टोपस को खाएंगे, चलो आज पूरी तबाही निपटा दी, पूरी फैमिली निपटा दी, ठीक है ना। फिर गटार मारा, फिर उसने अपना एक तरीके से वेस्ट एक्सिक्यूट किया। अब वो जाके एक तरीके से क्या हुआ, समुद्र में ही रह गया। समुद्र में वो क्या हो गया भैया, समुद्र का जो डेथ बेड है उसी में जाके क्या हो गया, मिल गया। वही बेसिकली क्या होगा आगे जाके जब 10,000 20,000 साल होंगे तो भैया वही क्या होगा, फॉसिल फ्यूल बनेगा। तो इस तरीके से भैया क्या समुद्र एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम रिसोर्सेज क्या करते, प्रोवाइड करवाते, ठीक है ना। तो अब ये पेट्रोलियम रिसोर्सेज बनने में भैया बहुत टाइम लगता है,
ऑब्वियसली बात है। तो भैया जब ये रिसोर्सेज बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव में ये रिसोर्सेज क्या हुए, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल। समझ में आया? पक्का? नॉन रिन्यूएबल क्यों है? ठीक है ना। तो भैया आपके पेट्रोलियम रिसोर्सेज एक तरीके से क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। कोई डाउट है? पक्का? भैया अपनावेटली बाय इंडिविजुअल मेनी फार्मर्स ऑन लैंड व्हिच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन विलेजेस दे आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट दे आर मेनी वर्ड लैंडलेस। नाउ अब देखो भैया कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं भैया, एक तरीके से आदमी खुद में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। जैसे लैंड के ऊपर बात करें तो भैया खेत है ना, जैसे कि ना सपोज ये एक लड़की है, इसके नाम पे 20 एकड़ की जमीन है, तो इसके नाम पे जो 20 एकड़ की जमीन है उसका हक किसका हुआ, इसका हुआ। तो उससे जो भी उत्पन्न होगा उससे इसकी डिमांड क्या होगी, फुलफिल होगी। तो भैया ये भी एक तरीके से क्या होगा, इंडिविजुअलाइज यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि भैया लैंड क्या करता है, रिसोर्स पैदा करता है। क्या रिसोर्स पैदा करता है, फूड ग्रेन उत्पन्न करता है ना। तो भैया उसके ऊपर एक तरीके से डिवाइड किस तरीके से किया गया, इंडिविजुअली किया गया। तो भैया इंडिविजुअल रिसोर्स, जिस इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया वो रिसोर्स जिसके ऊपर क्या हो, किसी इंडिविजुअली पर्सन का क्या हो, हक हो। ठीक है ना। जैसे कि आप अपने बेंच के लिए लड़ते हो, यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे मेरी फिक्स प्लेस है, तो भैया वो जो बेंच है आपको एक तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्या रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, आपके बैठने की रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें आप अपना मालिकाना जो हक दिखाते हो, वो मालिकाना हक आपका एक खुद का होता है, पूरे स्कूल का तो होता नहीं है। तो भैया वो रिसोर्स आपके लिए क्या हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ ना। समझे? क्लियर है? सेकेंड वन इज बेसिकली कम्युनिटी ओन रिसोर्स। तो भैया वो रिसोर्स जिसपे क्या बेसिकली कम्युनिटी का राज चलता है, तो उस रिसोर्स को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। एग्जाम्पल के अंदर गलियों की बोरी है कि नहीं, है ना। एक बार सरकारी बोरिंग हो जाए, आंटी को लगता है कि उनके घर की बोरिंग है, उनके पतिदेव ने करवाई है, किसी और को तो भरने नहीं देती हैं, है ना। एग्जाम्पल के अंदर एनिमल्स के अंदर कुत्तों को देखो, कुत्तों का अपना इलाका होता है ना, दूसरे कुत्ते घुसने नहीं देते हैं। तो भैया वो रिसोर्स है जिसपे क्या कम्युनिटी क्या करती है, अपना हक एक तरीके से क्या करती है, मान के रखती है, या एक तरीके से अपना हक रखती है। तो उन रिसोर्सेज को बेसिकली क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब जैसे कि इसके अंदर क्या आ गए, जैसे कि देखो बरियल ग्राउंड्स आ गए, वही खेती वाली जमीन बेसिक। उसके बाद आपके पॉन्ड्स आ गए, तालाबों के ऊपर भी भैया कम्युनिटी का हक होता है। उसके बाद पब्लिक पार्क्स आ गए, पिकनिक स्पॉट्स आ गए, प्लेग्राउंड आ गए। तो ये बेसिकली क्या है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स है। ठीक है। तीसरा भैया नेचुरल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो भैया नेचर ने क्या किया, डेवलप किया है, तो उस रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इसके अंदर कुछ समझाना, सुनो इधर। इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर क्या है, एक चीज है जो एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक के अंदर, वो रिसोर्स जो बेसिकली क्या इंटरनेशनली क्या होता है, यूटिलाइज होता है। दो रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनली लेवल। अब इसके अंदर कौन सा रिसोर्स होता है, ये सुनो। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, वो सर अंतरराष्ट्रीय रिसोर्स जिसको सभी लोग उपयोग कर सके ना। बच्चा ऐसा नहीं है, ये नहीं है। अब होता क्या, सुनो इधर, कहानी क्या है, कहानी है देशों की, कहानी है देशों की ना। बात करते हैं इंडिया की और बात करते हैं चाइना की। इंडिया के पास कौन कौन, इंडिया के आसपास कौन से समुद्र है, इस साइड में कौन सा है, अरेबियन इधर, अरेबियन सी इधर क्या है, इधर क्या, और इधर क्या है, थोड़ा सा इंडियन हो तो वहां तक जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है चलो ऐसा नहीं। यहाँ पे साउथ है, अब यहाँ पे बीच में म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड वाइलैंड सब आते हैं इधर। तो भैया यहाँ सुनो क्या है कहानी। कहानी ये है, इंडिया के जो इंडिया की जो बेसिकली इकोनॉमिकल सेक्टर्स होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसफर। भैया पढ़ाता हूँ तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? अभी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का बेसिकली इकोनॉमिक सेक्टर वो कितने पार्ट में डिवाइड है? कौन से कितने पार्ट? प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है कि नहीं? ऐसे जो तुम्हें ऑन द ग्राउंड
रियलिटी बेसिस में पढ़ाता हूँ, थ्योरी वाली चीज़ें तो इसमें लिखी हुई है तो समझ में आ जाएगी, बट मज़ा है आज के टाइम पे पढ़ने में। प्राइमरी सोर्स इसको बोलते हैं जो आपके एग्रीकल्चर, सेकेंडरी कौन से? इंडस्ट्री मतलब यार मैन्युफैक्चरिंग किया करो। अब बाय चांस लघु कुटीर उद्योग हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, तो भैया इनको एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं। अब भैया फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज को क्या इंडस्ट्री बोलोगे? नहीं हुई ना, वो भी तो किसी न किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो भैया यहाँ पे सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग एप्रोप्रिएट मोर वर्ड होता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग हब, तीसरा टर्शरी, टर्शरी में सर्विस में कौन सा? बैंक में ना, बट हम बात करते भी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मुझे ये बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका है? सेकेंडरी का। अच्छा ठीक है, और तो प्राइमरी का ही है अपने इंडिया में। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करो, चलो ठीक है, डोमिनेंस तीनों का है, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका डोमिनेंस है? प्राइमरी का। प्राइमरी का इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। प्राइमरी का कैसे? खेती। सेकेंडरी का कितने लोग बोलते हैं? सेकेंडरी का डोमिनेंस कितने लोग बोलते हैं? प्राइमरी हैंडल्स करना, पॉइंट्स देते चलना, तो भैया दूसरी राम पॉइंट्स देते हो प्राइमरी के। अंधों में काना राजा भैया, बेटा तुलसी किसको का पेट्रोल लगता है ना, वो पेट्रोलियम इंडिया के अंदर एक तरीके से क्या हो गया भैया, जो अदर कंट्रीज हैं, क्योंकि भैया हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया के अंदर पेट्रोल सप्लाई करना ही बंद कर दिया। तो अब मुझे बताओ तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर से तुम्हें कितना फायदा हो? खेती तो बहुत हुई है, जीएसटी तो तुम्हारी, ये जीडीपी तो तुम्हारी 18% है, उसका रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा। बोलिए, रेलगाड़ी भी पहुंचा देगी, ऑब्वियसली बात है पहुंचा देगी, बट टाइम कितना लेगी? वो तेरा घर बिक जाएगा। देखो क्या नीड है, पिज्जा खाने की, ठीक है ना, पिज्जा बनाना उसको। अब वहां पे भैया क्या, उसके सारे कंपनी है, आटा वाटे की सब कंपनी है। अब यहाँ बीच में कहीं आटे वाटे की कंपनी चलो है भी है, तुमने उसको पिसवा दिया। अब बाई चांस क्या हुआ, जो तुम्हारे पास साधन है, वो साधन के अंदर तुम्हारे पास एक घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी है, और साइकिल भी मान लेते हैं, ठीक है ना, साइकिल भी ले लो। तो मुझे बताओ तुम्हारी कितनी पीढ़ी वहां तक कितने दिन लगेंगे तुम्हें वहां तक पहुंचने में? 1 महीने में जाओगे बेटा, बिक जाओगे, ठीक है ना। अपना योगदान है, बट मेन जो कनेक्शन होता है ना, यदि कनेक्शन ही तोड़ दूं मैं बीच में, तो भैया प्राइमरी सेक्टर भी तेल निकालते रह जाएगा और सेकेंडरी सेक्टर भी तेल निकालते रह जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि खेत है, खेत से तुमने अनाज क्या किया, पैदा किया। अब अनाज पैदा किया, पैदा इन द सेंस ग्रो किया, ठीक है ना। अब भैया उसको तुम क्या करोगे, कंज्यूमर को बेचोगे। कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए तो भैया ऑब्वियसली बात है ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। अब ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो कहां से कर लोगे? एग्जाम्पल के अंदर कोविड के अंदर देखो, कोविड के अंदर भैया क्या हुए, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए थे, खेती भी अपने टाइम पे चल रही थी, सेकेंडरी सेक्टर बंद था, उसको कोई ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में हुआ। ऑन द टाइम जब लॉकडाउन लगे हुए थे, तो भैया साधन सारे बंद थे, तो भैया तुम्हें कितनी सुविधा मिली, मुझे ये बताना। सुविधा में रहे कि दुविधा में रहे? सुविधा में रहे ना। तो भैया टर्शरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। अब इस टर्शरी सेक्टर में भैया बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर चलता क्या है, गाड़ियां चलती है, मोटर व्हीकल्स चलते हैं, भारी हल्के फुल्के, ठीक है ना, 4 पाई वाले, ठेला गाड़ी, ये भी तो मोटर व्हीकल ही है, वो मोटर लगा कर चला दो। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से क्या आपके व्हीकल्स हैं। अब ये व्हीकल्स के अंदर भैया एक तरीके से क्या होता है, फ्यूल यूज होता है। फ्यूल कौन सा? पेट्रोल। अब मुझे ये बताओ, हैवी ट्रक के अंदर पेट्रोल यूज होता है कि डीजल यूज होता है? डीजल यूज होता है। और ये बाइक के अंदर क्या होता है, पेट्रोल यूज होता है। अब मुझे ये बताओ, हैवी व्हीकल के अंदर पेट्रोल क्यों नहीं यूज होता? पेट्रोल जल्दी जल जाता हूँ, मालूम है, पता करके आओ, ठीक है। नाउ ऑन द टॉपिक बात करें तो भैया देखो, पेट्रोल की डिमांड है। अब पेट्रोल निकलता कहाँ से?
कोस्टल जमीन से निकलता है, मेरे या तुम्हारे? सर कोस्टल एरिया। जब कोस्टल एरिया उस चीज से निकलता है तो ऑब्वियसली बात है भैया, जो भी कंट्री कोस्टल एरियाज के आसपास है उसको ज्यादा प्रॉफिट है। प्लस साथ ही साथ जहां पे कभी ना कभी कोस्टल रहा होंगे या समुद्र रहे होंगे और बाई चांस वहां पे समुद्र नहीं है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट है ना। तो भैया इसी के लिए क्या होता है, ये भी एक तरीके से क्या रिसोर्स है जो आपकी हेल्थ सेक्टर के अंदर करती है, टर्शरी सेक्टर में करती है। अब तो भैया होता क्या है, कंट्री इस रिसोर्स को पाने के लिए, पेट्रोलियम को पाने के लिए एक तरीके से क्या करती है, जो उसके आसपास के समुद्र के रीजन होते हैं वहां पे क्या करती है, खुदाई करती है। तो भैया ये जो खुदाई करने का जो रिसोर्स है ना, उसको एक तरीके से एफिलेटेड करके रखा है, मतलब इंटरनेशनली एफिलेटेड करके रखा है कि भैया आप कितना समुद्र खोद सकते हो। तो उस रिसोर्स को बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या है, सुनो इधर, जिसके अंदर ये है कि भैया इंटरनेशनली एक तरीके से क्या है, सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट कर रखा है यूएन के अंदर। क्या करके रखा है देखो, कि भैया जो आपका इंडिया, जो बेसिकली कोई भी कंट्री का कोस्ट लाइन है, उससे किसी को भी क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, खोदना है। किसको निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए, किसी भी तरीके को निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सिर्फ पेट्रोल का लिया, यदि पेट्रोल उसको निकालना है तो कितने दूर तक खोद सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ खोद सकता है 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है ना। अभी नॉटिकल माइल क्या है, नॉटिकल माइल बेसिकली क्या एक मेजरिंग यूनिट है। जिस तरीके से आप किलोमीटर मीटर में नापते हो ना, किलोमीटर मीटर फीट इस इंच में नापते हो ना, उस तरीके से समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस नापा जाता है वो नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो भैया समुद्र से 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी कंट्री क्या कर सकती है भैया, किसी भी तरीके की खनिज पदार्थ को क्या कर सकती है, निकाल सकती है। कोई भी मछली हो सबको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकती है। यदि कोई भी कंट्री इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर क्या करती है, एक तरीके से क्या करती है, खोदती है, ठीक है ना, या फिर मटेरियल को क्या करती है, निकालती है, तो भैया उसको एक तरीके से क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि देखो हमारी ये कंट्री है चाइना। चाइना क्या पता है, चाइना का मेन एजेंडा है कि उसको पूरे एशिया के ऊपर कॉन्कर करना है। अब ये क्या करती है, सुनो, ये भैया थोड़ा खोदती है तो यहाँ पे क्या करती है, रेत बिछा देती है। तो भैया इसका लैंड एरिया यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से फिर और खोदती है, फिर इसका लैंड एरिया कहाँ, यहाँ तक आ गया। अब ये क्या क्लेम करता है, यहाँ पे होती है छोटी छोटी कंट्रीज, फिलीपींस, ये सब। तो भैया चाइना ने क्या किया, खोदते खोदते यहाँ तक पहुंच गए। अब जब इंटरनेशनली पूछा जाता है कि भैया आप यहाँ तक तो आ गए, तो भैया ये तो आपके 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का है। तो चाइना बोलता नहीं, ये तो हमारा मेन बाउंड्री रीजन है, हमारा लैंड एरिया है, मेन लैंड एरिया है। तो भैया इस लैंड एरिया से 200 नॉटिकल माइल जो होगा ना, वो हमारा रीजन होगा, समझे। तो भैया अब ये जो रीजन होता नहीं किसी और कंट्री का होता है, तो इसके कारण फिर क्या होता है, दोनों कंट्रीज में क्या होता है, तू में बनती है, समझे। तो इसके लिए भैया यूएन ने क्या करके रखा था, 200 नॉटिकल माइल्स के एक तरीके से क्या करके रखा था, एक क्या बोल सकते हो, पोर्टफोलियो बना कर रखा था, जिसके अंदर क्या है कि भैया कोई भी कंट्री कोस्टल एरियाज के अंदर यदि उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो भैया 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या कर सकती है, एक्सट्रैक्शन कर सकती है। इसका भैया देखो एक नेगेटिव, इसका नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है, 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा करें तो इसका और नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है। इसका और नेगेटिव ड्रॉबैक ये है क्योंकि भैया देखो ऑल ओवर ग्लोबल कंट्रीज को सबको मालूम है कि भैया मिनरल्स, ओर्स, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिलते हैं समुद्र में। अब हर कंट्री अपने आप को डेवलप बनाना चाहती है। अब पता लगे कोई कंट्री समुद्र के अंदर बराबर एक तरीके से क्या करे, खोदने लग गए, तो भैया वॉर क्रिएट हो जाएंगे, होंगे ना, ऑब्वियसली बात है। अब पता लगे चाइना जो है इंडिया के इस रीजन में खोदने लग गए और ये रीजन किसका है, इंडिया का है, तो भैया इंडिया चाइना के बीच वॉर हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर। तो भैया इस चीज को बचाने के लिए यूएन ने क्या किया, एक चार्टर बना दिया जिसके अंदर क्या है भैया आपको क्या करना, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही क्या करना भैया, अपने रिसोर्स को क्या करना, यूटिलाइज करना। अब ये रिसोर्स हर कंट्री के लिए क्या है, वैलिड है कि भैया 200 नॉटिकल माइल्स हर कंट्री को क्या करना पड़ता है, अपना देखना पड़ता है, मतलब जो कंट्रीज कोस्टल एरिया पे। तो भैया ये रिसोर्स क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण इस कंट्री को क्या बोलते हैं, इस रिसोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, समझे बच्चों। बे ऑफ बंगाल को भैया इंडिया पूरा एक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उसको अपने हिसाब से कहां तक एक्सट्रैक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक ही एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। यदि इंडिया को पेट्रोल निकालना है या और भी कोई सा मिनरल निकालना है तो भैया सिर्फ 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही निकालेगा, उसके बाहर जाएगा जैसे ही तो भैया एक तरीके से क्या होगा, उसके ऊपर एक तरीके से सैंक्शंस क्या हो जाएंगे, इंपोज हो जाएंगे, ठीक है ना, समझे बच्चों, समझ गए। तो भैया समुद्र से जो ये जो बेसिकली क्या रीजन है, ये
रीजन जो होता है ये कंट्री का रीजन होता है, ठीक है ना। इसी कारण आपने देखा होगा अंडमान एंड निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार वो आपके 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर का आता है। इसलिए भैया इंडिया उसके ऊपर क्या करता है, क्लेम करता है, ठीक है। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है।